बच्चे, कल हम 2 अनुच्छेद के बारे में प्रश्नोत्तर पढ़े और यहाँ पर थर्ड वन में यह अनुच्छेद देखिए एक बार। 12वीं शताब्दी में तत्कालीन करीमनगर जिले के जगित्याल प्रांत के पुलवासा के जनजातीय शासक मेड़राजू की इकलौती पुत्री सम्मक्का का विवाह मेडारम के शासक पगडिद्दा राजू के साथ हुआ। इस दंपति को सारलम्मा, नागुलम्मा और जंपन्ना नामक 3 संतान हुई। राज्य विस्तार की आकांक्षा से काकतीय नरेश प्रथम प्रतापरुद्र ने पोलवासा पर आक्रमण किया था। उनके आक्रमण के कारण मेड़राजू मेडारम से भागकर अज्ञात में रहने लगे। मेडारम के शासक कोया जाति के नरेश पगडिद्दा राजू काकतीय सामंत के रूप में रहने लगे, किंतु अकाल के कारण वे काकतीय नरेश को कर देने में विफल हुए। काकतीय नरेश इस पर नाराज हो गए। अतः प्रथम प्रतापरुद्र ने अपने महामंत्री युगंधर के साथ माघ पूर्णिमा के दिन मेडारम पर आक्रमण कर दिया। और इस अनुच्छेद पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजी से दे सकते हैं। और इस अनुच्छेद क्वेश्चंस के लिए आपको 5 मार्क्स हैं। देखिए, पोलवासा के राजा कौन थे? पोलवासा के राजा कौन थे? और पोलवासा के जनजातीय शासक, राजा मीन्स आल्सो शासक, मेड़राजू थे। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलेगा, फिर भी आपको यह अनुच्छेद पढ़ने के बाद आपको समझ में आने के बाद इजी से आप मन में आंसर्स डिसाइड कर ले सकते हैं। शासक माने क्या है? राजा। और पोलवासा के राजा कौन थे? मेड़राजू थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडारम के शासक का नाम क्या था? शासक माने क्या है? राजा नो। मेडारम के शासक का नाम पगडिद्दा राजू था। और यहाँ पर देखिए, मेडारम के शासक पगडिद्दा राजू कौन है? पगडिद्दा राजू। और पोलवासा पर किसने आक्रमण किया? पोलवासा पर किसने आक्रमण किया? और यहाँ देखिए, काकतीय नरेश प्रथम प्रतापरुद्र ने पोलवासा पर आक्रमण किया था। पोलवासा पर किसने आक्रमण किया? प्रतापरुद्र ने पोलवासा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, काकतीय नरेश पगडिद्दा राजू पर क्यों नाराज हो गए? क्यों नाराज हो गए? डिसअपॉइंट क्यों हो गए? क्योंकि, और यहाँ पर आपको पोलवासा पर काकतीय नरेश प्रथम प्रतापरुद्र ने आक्रमण किया। इसके बाद काकतीय नरेश पगडिद्दा राजू पर नाराज हो गए क्योंकि वे अकाल के कारण काकतीय नरेश को कर देने में विफल हुए। కాకతీయ నరేష్ పగడిద్ద రాజు పైన ఎందుకు విచారంగా ఉన్నాడంటే, అతను అకాల కారణంగా, అంటే కరువు కారణంగా, వర్షాలు లేక కరువు వచ్చిన కారణంగా కాకతీయ రాజులకి ఇవ్వాల్సిన ట్యాక్స్ని ఇవ్వకపోవడం వల్ల పగడిద్ద రాజు పైన కాకతీయ రాజు డిసప్పాయింట్ అయ్యాడనమాట. प्रथम प्रतापरुद्र के महामंत्री का नाम क्या था? प्रथम प्रतापरुद्र के महामंत्री कौन है? प्रथम प्रतापरुद्र के महामंत्री का नाम युगंधर था। क्या नाम है? यहाँ देखिए आप, प्रतापरुद्र ने अपने महामंत्री युगंधर, अपने महामंत्री मीन्स प्रथम प्रतापरुद्र के महामंत्री कौन है? यहाँ पर युगंधर है, और युगंधर नाम था उनका. ओके. और यहाँ पर देखिए और एक अनुच्छेद,
सांप्रदायिक ढंग से अस्त्र शस्त्र धारण कर पगड़िद्दा राजू सम्मक्का सारक्का नागुलम्मा जंपन्ना गोविंद राजू अलग अलग प्रांतों से गोरिल्ला युद्ध आरंभ कर वीरता से लड़ते हैं, किंतु प्रशिक्षित और बहुसंख्यक काकतीय के आक्रमण से मेड़राजू पगड़िद्दा राजू सारलम्मा नागुलम्मा गोविंदराजू युद्ध में वीरगति प्राप्त करते हैं। जंपन्ना संपेंगा नहर के जल में समाधि लेते हैं। तभी से संपेंगा वागु जंपन्ना वागु के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और यहाँ पर आपको यह अनुच्छेद पढ़ने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन माइंड में आ गई। और यह गद्यांश किस पार्ट से है, यह गद्यांश किस पार्ट से है, किस पार्ट से आपको मालूम है। मेड़राजू पगड़िद्दराजू और ये पढ़ने पर आपको मन में आ जाएगा यह सम्मक्का सारक्का जातरा पार्ट है ऐसा। और यह गद्यांश सम्मक्का सारक्का पार्ट से है ऐसा पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है। और सेकंड वन है गोरिल्ला युद्ध किसने किया। गोरिल्ला युद्ध पगड़िद्दराजू सम्मक्का सारक्का नागुलम्मा जंपन्ना और గోవిందరాజు ने किया। అంటే ఘోరమైన యుద్ధం ఎవరితో జరిగింది అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం రాయొచ్చు। ఘోరమైన యుద్ధం ఎవరెవరు చేశారంటే వీళ్ళందరి పేర్లు చెప్పొచ్చు। थर्ड वन जंपन्ना ने किस नहर में जल समाधि ले ली। जंपन्ना किस नहर, नहर అంటే ఏంటి కాలువ, ఏ కాలువలో జల సమాధి అయ్యారు। जंपन्ना ने संपेंगा नहर में जल समाधि ले ली। संपेंगा అనే కాలువలో జల సమాధి అయ్యాడు। అర్థమైందా। నెక్స్ట్ फोर्थ वन संपेंगा नहर किस नाम से प्रसिद्ध हुई। संपेंगा కాలువ ఏ పేరుతో ఫేమస్ అయింది ఇప్పుడు। संपेंगा नहर जंपन्ना वागु नाम से प्रसिद्ध हुई क्योंकि जंपन्ना इस नहर पर गिरकर अपने प्राण को दे दिया, इसलिए उस नहर को संपेंगा नहर को जंपन्ना वागु नाम से ऐसा प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ वन आरंभ शब्द का विलोम शब्द क्या है। आरंभ माने क्या है स्टार्ट, एंड बोलते हैं अंत, अंत माने क्या है एंड। ओके नेक्स्ट और एक अनुच्छेद है इन सब घटनाओं से क्रुद्ध सम्मक्का काकतीय सेना पर रणचंडी के समान टूट पड़ती है और वीरता के साथ युद्ध करती है। जनजातीय स्त्री की युद्ध कला देखकर प्रतापरुद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहा जाता है कि अंत में शत्रुओं के हाथों घायल सम्मक्का युद्ध भूमि से चिलकल गुट्टा की ओर जाती हुई अदृश्य हो जाती है। उसकी खोज में गई सेना को उस प्रांत में भांबी के पास हल्दी कुमकुम की भरनी मिलती है। और यह बाम्बी मीन्स व्हाट चीमला पुट्टा, बाम्बी मीन्स व्हाट चीमला पुट्टा, हल्दी कुमकुम की भरनी मिलती है। उसी को सम्मक्का मानकर उस दिन से हर 2 साल में एक बार माघ पूर्णिमा के दिन सम्मक्का सारक्का जातरा बड़े ही वैभव के साथ आयोजित की जाती रही है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है कौन युद्ध क्रुद्ध होकर काकतीय सेना पर रणचंडी के समान टूट पड़ी। कौन क्रुद्ध होकर काकतीय सेना पर युद्ध किया, कौन है। क्रुद्ध सम्मक्का काकतीय सेना पर रणचंडी के समान टूट पड़ती है, कौन है वह सम्मक्का। और नेक्स्ट वन प्रतापरुद्र आश्चर्यचकित क्यों हो गई।
क्यों हो गए? प्रतापरुद्र आश्चर्यचकित युद्ध कला देखकर, जनजाति स्त्री की युद्ध कला देखकर प्रतापरुद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नेक्स्ट, सम्मक्का कहाँ अदृश्य हो गई? सम्मक्का कहाँ अदृश्य हो गई? सम्मक्का शत्रुओं के हाथ में ఇక్కడ చూడండి, शत्रुओं के हाथों में घायल सम्मक्का युद्ध भूमि से चिलकल गुट्टा की ओर जाती है और अदृश्य हो जाती है। गुट्टा की ओर, कहाँ किसकी ओर जाती हैं? चिलकला गुट्टा की ओर जाती हैं। नेक्स्ट वन, सम्मक्का की खोज में गई सेना को क्या मिला? सम्मक्का की खोज में, और सम्मक्का को ढूंढते ढूंढते हुए गए तो उनके लिए क्या मिला? क्या मिला था? और सेना को उस प्रांत में बाम्बी के पास हल्दी, कुमकुम और भरनी मिलती है। क्या क्या मिलती है? मिली कुमकुम, हल्दी, और कहाँ है वो प्रांत? बाम्बी प्रांत के पास, और ये सब मिलती है। नेक्स्ट, सम्मक्का सारक्का जातरा कब आयोजित की जाती है? हम जानते हैं सम्मक्का सारक्का हर साल, हर 2 साल में एक बार माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित की जा रही है। हम जानते हैं 2 साल से एक बार यह त्योहार मनाते हैं, और अनेक कई तरह के लोग वहाँ आकर अपने भरोसा पर रहकर निभाते हैं, और भगवान के लिए जो कुछ देना चाहते हैं वो दे देते हैं। और वह खासकर वहाँ पर गुड़ का नैवेद्य होता है, और उसके अलावा और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, जातरा के पहले दिन कन्नेपल्ली से सारलम्मा की सवार लाई जाती है। दूसरे दिन चिलकला गुट्टा में भरनी के रूप में सम्मक्का को प्रतिष्ठापित किया जाता है। देवी की प्रतिष्ठापना के समय भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह भीड़ किसी कुंभ मेले से कम नहीं होती, इसीलिए इस जातरा को राज्य का कुंभ मेला कहा जाता है। तीसरे दिन दोनों माता देवियों को आसन पर प्रतिष्ठापित करते हैं। चौथे दिन देवियों का आह्वान होता है। पुनः दोनों बेटियों को युद्ध स्थल की ओर ले जाया जाता है। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले दिन कहाँ से सारलम्मा की सवारी लाई जाती है? और सारलम्मा के बारे में पहले दिन सवारी की जाती है। और क्वेश्चन क्या है? कहाँ से? कन्नेपल्ली से। कहाँ से? कन्नेपल्ली से सारलम्मा को सवारी लाई जाती है। नेक्स्ट, किस जातरा को राज्य का कुंभ मेला कहा जाता है? और जनरल क्वेश्चन है, सम्मक्का सारक्का जातरा को राज्य का कुंभ मेला कहा जाता है। जातरा के तीसरे दिन क्या किया जाता है? जातरा के तीसरे दिन दोनों माता देवियों को आसन पर प्रतिष्ठापित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों देवियों का नाम क्या है? दोनों देवियों के नाम सम्मक्का और सारक्का है। और लास्ट पैराग्राफ है यहाँ, पारंपरिक तौर से चले आ रहे जनजातीय पुरोहित ही यहाँ के पुरोहित होते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कामना करते भक्तजन देवी को सोना नैवेद्य रूप में चढ़ाते हैं। इस जातरा का इतिहास
लगभग 900 वर्ष पुराना है। प्रतिवर्ष भक्तों की संख्या और इसकी ख्याति बढ़ती ही जा रही है। इस यात्रा से सामाजिकता और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना जागृत होती है। यह तेलंगाना राज्य की जनजातीय संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, मेडारम जात्रा में पुरोहित कौन होते हैं? और मेडारम जात्रा में पुरोहित कौन होते हैं? मेडारम जात्రలో పురోహితులు ఎవరుంటారు? पारंपरिक तौर से चले आ रहे जनजाति पुरोहित ही यहाँ के पुरोहित होते हैं। అంటే వంశపారంపర్యంగా కూడా వస్తున్న జనజాతీయానికి సంబంధించిన వాళ్ళే పురోహితులుగా ఉంటారన్నమాట। नेक्स्ट, भक्तजन देवी को नैवेद्य के रूप में क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? भक्तजन देवी को सोना नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं। और सोना मीन्स व्हाट? यहाँ पर गुड़ माने బెల్లం। అంటే అక్కడ భక్తజనులందరిలో నైవేద్యాలు ఏదంటే అది తీసుకుపోవడానికి వీల్లేదు, ఓన్లీ బెల్లం మాత్రమే నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారనమాట। नेक्स्ट, मेडारम जातरा का इतिहास कितना पुराना है? मेडारम जातरा का इतिहास मीन्स हिस्ट्री, और कितना पुराना है? मेडारम जातरा का इतिहास 900 वर्ष पुराना है। 900 वर्ष मीन्स 900 ईयर्स ओल्ड है। और फोर्थ वन है, मेडारम जात्रा से किस प्रकार की भावना जागृत होती है? और मेडारम जात्रा से सामाजिकता और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना जागृत होती है। तो మేడారం జాతర వల్ల దేశం పట్ల తనని తను సమర్పించుకునే భావన అందరిలో కలుగుతుంది అన్నమాట। ఎలాంటి భావన అంటే తను సమర్పించుకునేటువంటి భావన। మేడారం स्थान किस राज्य में है? राज्य माने क्या है? मैंने बताया आपको, स्टेट। मेडारम स्थान किस स्टेट में है? किस स्टेट में है? मेडारम स्थान तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना स्टेट में है। बच्चे आपको ये क्वेश्चंस, आपको एक एक पैराग्राफ के बारे में 5 मार्क्स मिलते हैं। आपको इजी है, पैराग्राफ से क्वेश्चंस के लिए आंसर्स ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि और आपको पठन आने से ही यह सक्सेस हो सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स लिखना, लेकिन बिना रीडिंग से ये क्वेश्चंस के लिए आपको ये आंसर्स मिल नहीं सकते, क्योंकि आप ये क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन का जवाब इसमें ढूंढना एक बार स्टार्टिंग में मिल जाता, लेकिन एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी लास्ट में रहता है। इसलिए आपको थोड़ा ढूंढने में उधर इधर होने की संभावना होती है, और कौन ठीक तरह से रीडिंग करते हैं और उनके लिए आंसर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए आपको रीडिंग परफेक्ट आना, नहीं तो आपको किसी प्रश्न भी आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। और अनुच्छेद के अलावा आपको टेक्स्ट बुक में कुछ 2 क्वेश्चंस दिए हैं, और ये क्वेश्चंस के बारे में देखें तो इस यात्रा को तेलंगाना का कुंभ मेला क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इस जन यात्रा को कुंभ मेला? कुंभ मेला माने क्या है? बहुत से लोग एक ही जगह पर मेला में रह जाते हैं और उसे कहते हैं कुंभ मेला, और यह यात्रा को कुंभ मेला भी कहते हैं। और समक्का सारक्का यात्रा के दूसरे दिन देवी की प्रतिष्ठापना के समय भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ती है, और यह भीड़ किसी कुंभ मेला से कम नहीं होती। అంటే సమ్మక్క సారక్క జాతర 2వ రోజు దేవి యొక్క ప్రతిష్టాపన ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో భక్తజనుల యొక్క గుంపు ఇంకా కుంభమేళా కన్నా కూడా తక్కువగా
ఉంటుందన్నమాట. అయితే తక్కువగా ఉండదు, అంటే అలానే ఉంటుందన్నమాట. इसलिए इस జాతర को ఆంధ్రప్రదేశ్ का కుంభమేళా కహా జాతా హై. అందుకని ఈ జాతరని ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క కుంభమేళా అంటారు. అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉండే కాబట్టి దాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ కుంభమేళా అన్నాం. కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ యొక్క కుంభమేళా అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం పేరు తెలంగాణ. అయితే ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. తెలంగాణ का कुंभ मेला कहाँ जाता है. नेक्स्ट, सम्मक्का सारक्का के जीवन से क्या संदेश मिलता है. क्या संदेश मिलता है हमें. सम्मक्का सारक्का अपने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध किए थे और अपने प्राण को समर्पित किए हैं, और उसके परिवार भी पूरे खो लिए हैं. इसलिए सम्मक्का सारक्का के जीवन में सामाजिकता और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना जागृत होती है, और हमें आजीवन इस देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए. और यही संदेश उनके जीवन से मिलता है. देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक उन्होंने दे दिए हैं और त्याग कर लिए हैं. इसलिए यही प्रेरणा हमें उनका जीवन से मिलते हैं. ओके, हम सम्मक्का सारक्का यात्रा में और कई अनुच्छेद के बारे में प्रश्नोत्तर पढ़े, और इनके अलावा और कुछ जानकारी देना चाहती हूँ. और वाक्य के बारे में आज व्याकरणांश में देना चाहती हूँ आपको. व्याकरण में वाक्य के बारे में, वाक्य कितने प्रकार होते हैं. वाक्य 3 प्रकार होते हैं. कितने प्रकार होते हैं. वाक्य 3 प्रकार होते हैं. और वाक्य आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य. आप जानते हैं वाक्य माने क्या है. शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है. అంటే ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मीन्स व्हाट, 1 सेंटेंस. सो यहाँ पर आपको ग्रुप में जो मीनिंग्स, ग्रुप में जो वर्ड्स है और वर्ड्स के साथ एक वाक्य बन जाता है. और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं. 3 प्रकार के होते हैं. एक है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य. सरल वाक्य में आ गया तो हम भारतवासी है. हम भारतवासी है. हम भारतवासी है. हम भारतवासी है, यह एक वाक्य है. और कैसा वाक्य है. यह सरल वाक्य है. हम भारतवासी है, हम गांव के रहने वाले हैं, हम निज़ामाबाद वाले हैं, और हम भारतीय लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं. ऐसे कुछ एक सेंटेंस होता है और उसे कहते हैं सरल वाक्य. इसमें कुछ विराम चिन्हों का उपयोग भी नहीं हुआ और कुछ जॉइन करने के लिए कुछ वर्ड्स भी नहीं है. इसलिए सीधा वाक्य है, इसे कहते हैं हम सरल वाक्य. सरल वाक्य. और हमारे होठों पर सच्चाई रहती है. सच्चाई रहती है. हमारे होठों पर सच्चाई रहती है. हमारे दिल में सफाई रहती है. ऐसे बिना विराम चिन्ह
के साथ एक वाक्य लिखा जाता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। और क्या है, हमारे दिल में सफाई रहती है, हमारे दिल में सफाई रहती है। అంటే దీంట్లో ఎటువంటి కామాలు కానీ ఫుల్ స్టాప్లు కానీ రెండు వాక్యాలను కానీ మనకు కనిపించట్లేదు. ఒకటే వాక్యము పూర్తి దాని యొక్క విషయం మనకు పూర్తిగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉంది. కాబట్టి వీటిని ఏమంటారు, सरल वाक्य అని పిలుస్తారు. సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఓకే, नेक्स्ट वन संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, और इसे कहते हैं स्वतंत्र वाक्य। और इसके इन वाक्यों के साथ और दूसरा वाक्य नहीं है और विराम चिन्ह भी नहीं है, इसलिए हम इस तरह के वाक्यों को क्या कहते हैं, सरल वाक्य। सरल वाक्य माने क्या है, स्वतंत्र रूप से है सो वाक्य। स्वतंत्र रूप से जो वाक्य होते हैं उन्हें कहते हैं सरल वाक्य। और नेक्स्ट वन क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त मीन्स दो वाक्यों के बीच में एक शब्द दिया जाता है, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। उदाहरण के लिए दो सरल वाक्यों का मेल हो जाता है। दो सरल वाक्यों का, संयुक्त वाक्य मीन्स व्हाट, दो सरल वाक्यों का मेल होता है, मिक्स होता है। इन वाक्यों को मिक्स करने के लिए और शब्द का ఉపయోగ करते हैं। అంటే రెండు సరళ వాక్యాలని గనుక కలిపి చెప్పినట్లయితే దానిని సంయుక్త వాక్యము అని అంటారు. రెండు సరళ వాక్యాలను కలపడానికి మనకి ఏం కావాలి, ఔర్ అనే శబ్దం కావాలి. అయితే ఇక్కడ हम भारतवासी है और हमारे होठों पर सच्चाई रहती है। नेक्स्ट ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, हम भारत के वासी है और भारत देश हमारा है। पेज नंबर 5th पेज में है वाक्य के बारे में, फर्स्ट लेसन ग्रामर पार्ट में आप देख सकते हैं। हमारे होठों पर सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। हमारे होठों पर सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। और ये हमारे यहाँ पर आया और यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए इन दो शब्दों को और शब्द से, इन दो वाक्यों को और शब्द से जोड़कर कहा जाता है, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। और नेक्स्ट है सरल वाक्य के साथ उपवाक्य का मेल हुआ है। और नेक्स्ट वन क्या है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या है, एक सरल वाक्य से और एक मिश्रित वाक्य रहता है, उसे कहते हैं, और एक उपवाक्य रहता है, उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। कैसे, हम भारतवासी है और क्या है, वो उनके होठों पर सच्चाई रहती है। हम भारतवासी है एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के साथ और एक उपवाक्य रहता है। उपवाक्य मीन्स చిన్న వాక్యం జోడించి ఉంటుంది, అంటే మధ్యలో మనకేమొస్తుంది, ఇలా కామా వస్తుంది అనమాట. हम भारतवासी है, इनके होठों पर सच्चाई रहती है। हम भारतवासी है, కామా ఉండి నెక్స్ట్ ఇంకొక వాక్యం యాడ్ అవుతుంది. సంయుక్త వాక్యంలో ఏంటి, ఔర్ అనే పదాన్ని తీసుకుంటాం. రెండు సెంటెన్స్ని ఫుల్ స్టాప్ లేకుండా, కామాలు లేకుండా ఔర్ అని మాత్రమే పెడతాం. రెండు వాక్యాలు, సరళ వాక్యాలు రెండింటిని ఔర్ అనే పదంతో కలుపుతాం, అప్పుడు సంయుక్త వాక్యం అవుతుంది. ఈ మిశ్రిత వాక్యాలు ఏంటి, రెండు సరళ వాక్యాలని మనం ఏంటి కామాలాగా విభజించి రెండవ వాక్యాన్ని కలుపుతాం. దీన్ని మిశ్రిత వాక్యాన్ని అంటారు. అర్థమవుతుందా? सरल वाक्यों के साथ उपवाक्य का मेल हुआ है. उपवाक्य అంటే ఇక్కడ కిందిది అన్నమాట. ఇది సరళ వాక్యం, ఇది ఉపవాక్యం. ఈ రెండింటికి మధ్యలో కామా వస్తుంది. కామా వచ్చింది అంటే అదేంటి, మిశ్రిత వాక్యం. ఒకవేళ ఔర్ అని వచ్చింది అనుకోండి, ఈ రెండు మధ్యలో
దాన్ని సంయుక్త వాక్యం అంటారు. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది ఏమో సరళ వాక్యం అంటే సింపుల్ సెంటెన్స్. ఈ సంయుక్తలో ఏమొస్తుంది, ఔర్ అని మధ్యలో వస్తుంది. అంటే రెండు వాక్యాలు ఉంటాయి, మధ్యలో ఔర్ అనే పదం జోడించి ఉంటుంది. ఇంకా మిశ్రిత వాక్యం వచ్చి మొదటి వాక్యానికి రెండవ వాక్యానికి ఇక్కడ కామా ఉంటుంది. ఆ రెండు వాక్యాలు ఒకే చోట రాయబడతాయి కానీ మధ్యలో కామా ఉంటుంది. ఇలాంటి వాక్యాన్ని మనం मिश्रित वाक्य नहीं చెప్పొచ్చు. वाक्य में कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, समझे। और वो अनुच्छेद सम्मक सारक अनुच्छेद प्रश्नोत्तर के अलावा और ये ग्रामर आपको ज़रूरी है और इसलिए ये छोटा सा टॉपिक है आपको समझ में आ सकता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ओके। और नेक्स्ट क्लास में और एक ग्रामर पार्ट ले लेंगे। यहाँ देखिए, हम 9वीं कक्षा के छात्र हैं, यह सरल वाक्य है। हम 9वीं कक्षा के छात्र हैं, सरल वाक्य। हम अपना भविष्य बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे। और का शब्द यहाँ पर आया और इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। जो जितनी मेहनत करेगा वह उतना ही आगे बढ़ेगा। అంటే ఒక వాక్యంతో ఇంకో వాక్యం జోడించి చెప్పబడి ఉంటుంది కాబట్టి మనం దాన్ని మిశ్రిత వాక్యం అని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే जो जितनी मेहनत करेगा वह उतना ही आगे बढ़ेगा. ఎవరు ఎంత కష్టపడతారో వాళ్ళు అంతగా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. అంటే ఎంత కష్టపడతారో అని చెప్పినప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ కంప్లీట్గా ఇంకా కాలేదు, అంత బాగా ముందుకు వెళ్తారు అన్నప్పుడు మనకి పూర్తి వాక్యం అర్థమవుతుంది. అలా ఒక సెంటెన్స్తో ఇంకో సెంటెన్స్ రిలేటెడ్గా గనుక ఉండి ఆ విషయం పూర్తిగా అర్థమైంది వాటిని మనము మిశ్రిత వాక్యాన్ని చెప్పొచ్చు, లేదా కామా అని కూడా చూపించవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ओके, ना और वाक्य के बारे में आप इंफॉर्मेशन नोटबुक में होमवर्क के रूप में आप लिखना है और ये वाक्य टेक्स्ट बुक से आप लेकर नोटबुक में लिख लीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, रहेंगे।